नमस्कार, आज के इस वीडियो में प्रसाद आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं जिम साइमंस की स्टोरी के बारे में, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कंपाउंडेड सालाना 66% रिटर्न कमाकर। ऐसा उन्होंने 1-2 साल के लिए नहीं, पिछले 20 सालों से कर रहे हैं और इसी के चलते बचपन में दुकान में सफाई करने वाला बच्चा आज बन गया है दुनिया का 21st रिचेस्ट पर्सन। मिस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में कंपाउंडेड सालाना 21% का रिटर्न कमाया है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर जिम साइमंस ने कमाए हैं 66% के एनुअल रिटर्न्स। तो सवाल आता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में बात करेंगे मिस्टर जिम साइमंस की पूरी स्टोरी के बारे में और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आखिर है क्या, जिससे वो कमा रहे हैं 66% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न। साथ ही हम ये भी देखेंगे अगर वो 66% रिटर्न कमा रहे हैं और मिस्टर बफेट 21% का रिटर्न कमा रहे हैं, तो मिस्टर बफेट अभी भी मिस्टर जिम साइमंस से रिच कैसे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे आज के इस वीडियो में। तो करते हैं शुरुआत, लेट्स बिगिन। पूरी इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर करना हमारा मिशन है। हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। बचपन में जिम एक शॉप में काम करता था, लेकिन कई बार वो भूल जाते थे कि वहां पर कौन सा सामान कहां पर रखा है, जिसके चलते उनका डिमोशन और उन्हें स्वीपर यानी सफाई का काम दिया गया। वो काम भी उन्होंने अच्छे से किया और बचपन से उन्हें इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में उन्होंने अपनी पैशन को फॉलो किया और फिर MIT में, दैट इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्हें मिल गई एडमिशन। उसके बाद उसी फील्ड में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। आगे चलकर वो मैथमेटिक्स के ही प्रोफेसर बन गए और उन्होंने MIT और हार्वर्ड में मैथमेटिक्स पढ़ाया। मैथमेटिक्स की फील्ड में उन्होंने काफी एक्सटेंसिवली काम भी किया और उसके चलते उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिल गए। उसके बाद जब वो 40 साल के हुए तब उनका माइंड चेंज हो गया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू करने के बारे में सोचा। 1978 से उन्होंने इस फील्ड पर फोकस करना शुरू किया और 1982 में रिनाइजेंस टेक्नोलॉजी शुरू की। शुरुआत के 7-8 साल काफी स्ट्रगलफुल रहे, रिटर्न्स भी उतने खास नहीं रहे, लेकिन फिर 1990 से अचानक काफी कुछ बदल गया। ऐसा क्या हुआ 1990 से जो उनको मिलने वाले जो एवरेज रिटर्न्स थे वो बहुत ज्यादा रिटर्न्स में तब्दील हो गए। 1988 में रेनाइजेंस के मेडेलियन फंड ने 8.8% का रिटर्न दिया, 1989 में 4.1% का, लेकिन 1990 में सीधा 56%। ये कैसे हुआ इसे भी समझ लेते हैं। अपना ये फंड शुरू करने के बाद जिम साइमंस पहले फोकस कर रहे थे अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स पर। वो कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्राई कर रहे थे, कुछ शॉर्ट टर्म ट्राई कर रहे थे और काफी कुछ मिक्सअप हो रहा था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि मुझे ट्रेडिंग का तरीका पता चल गया है जहां पर मिल रहे हैं मुझे अच्छे खासे रिटर्न। तो 1990 से उन्होंने फोकस करना शुरू किया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर। उसमें भी वो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग यानी स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करने लगे, जिसके बारे में इसी वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। और उससे उस फंड्स को मिलने लगे बहुत अच्छे रिटर्न्स, जिससे इन्वेस्टर्स भी खुश होने लगे और बाकी सब भी। रेनाइजेंस के मेडेलियन फंड का ये सक्सेस इसी तरह चलता रहा और ये फंड इसी तरह बहुत अच्छे रिटर्न्स लोगों को देता रहा। इसके चलते इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ने लगी और अमाउंट भी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि 1994-95 से कंपनी ने बाहर के इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया और इस फंड में सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉइज और जान पहचान के जो लोग हैं उनकी ही इन्वेस्टमेंट रखी। उनकी इस नई टेक्निक का नाम था क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड, जिसे क्वांट ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है और शेयर प्राइस का या फिर कमोडिटी या करेंसी प्राइस का अगला ट्रेंड पता किया जाता है। और अपने इस प्लान के लिए उन्होंने 1988 से अलग अलग साइंटिस्ट को हायर करना शुरू किया। उन्होंने IBM से भी काफी सारे साइंटिस्ट को हायर किया जो मेनली स्टैटिस्टिकल और प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके नए नए सोल्यूशंस ढूंढने का काम कर रहे थे। अगर आप यूएस के बाकी हेज फंड्स देखोगे तो वहां पर वॉल स्ट्रीट के या फिर फाइनेंस डोमेन के लोग हायर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हायर किए गए साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और बाकी लोग, यहाँ पर जो लोग इनफैक्ट हायर किए गए थे उन्होंने नई नई टेक्निक्स को लाना यहाँ पर शुरू किया। उन्होंने अपने लिए ही यानी रेनाइजेंस के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लेकर आए और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से उन्होंने अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप किए और उन मैथमेटिकल मॉडल्स की मदद से कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉयज कोशिश कर रहे थे कि कैसे फ्यूचर ट्रेंड या फिर नया ट्रेंड पता किया जाए और कैसे जो चीजें रिपीटेटिव होती जा रही है उन्हें पता किया जाए और साथ ही मार्केट की इनएफिशिएंसीज को पता करके कैसे उस चीज का फायदा ले। अगर रिनाइजेंस टेक्नोलॉजी के मेडेलियन फंड की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो सबसे पहले कंपनी डेटा खरीदती है और बहुत सारी जगह से डेटा कलेक्ट करती है। इसके लिए कंपनी काफी सारा पैसा खर्च भी करती है। उसके बाद डेटा को रिफाइन किया जाता है और उसके बाद मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिक्स उस पर अप्लाई किया जाता है और पता किया जाता है कि कहां पर मार्केट में इनएफिशिएंसीज हो सकती है, कौन कौन से पैटर्न्स वहां पर ढूंढे जा सकते हैं। एक ऐसी पैटर्न का एग्जांपल आपको देता हूं। मेडेलियन फंड के मैथमेटिकल मॉडल्स ने एक बार ये पता किया कि जब न्यूयॉर्क में धूप ज्यादा रहती है उस दिन मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट नीचे आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन जिस दिन न्यूयॉर्क में एटमॉस्फेयर क्लाउडी रहता है उस दिन मार्केट थोड़ा नीचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेम चीज उन्होंने अलग अलग सिटीज में पाई, जैसे कि पेरिस में भी। वहां का मार्केट में जब पेरिस में ज्यादा धूप खिल रही होती है तब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है। वही जब पेरिस में जब क्लाउडी एटमॉस्फेयर रहता था तो मार्केट थोड़ा नीचे आने के चांसेस ज्यादा रहते थे।
उन्होंने ये भी देखा कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है और फिर इस मॉडल को उन्होंने यूज करना शुरू किया और उसके बेसिस पर उन्होंने ट्रेड्स भी किए जिसमें उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिला। कुछ साल इस स्ट्रैटेजी से पैसा बनाने के बाद उन्हें पता चला कि ये स्ट्रैटेजी अब ज्यादा काम नहीं कर रही है और फिर तुरंत उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और नई स्ट्रैटेजी अप्लाई की। तो इस तरह की अलग अलग स्ट्रैटेजीज वो अप्लाई करते हैं डेटा पर अलग अलग मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके। उनके इस क्वांट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कुछ साल पहले यूएस में फ्यूचर्स मार्केट और ऑप्शन मार्केट बंद होने के बीच 15 मिनट का गैप रहता था और उन्होंने देखा कि इस 15 मिनट के बीच काफी ज्यादा इनएफिशिएंसीज पाई गई है। एक स्पेसिफिक पैटर्न पाया जा रहा है प्राइस मूवमेंट का और इस प्राइस मूवमेंट का मिडिल एंड फंड ने पूरा फायदा उठाया और जब तक वो 15 मिनट का गैप था तब तक उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया। फिर बाद में फ्यूचर्स और ऑप्शन सेम टाइम पर क्लोज होने लगे जिसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और नई स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट कमाना शुरू किया। इंडिया में भी एक्चुअली ऐसा ही होता था। बहुत पहले बीएसई और एनएसई दोनों पर किसी शेयर की प्राइस में काफी ज्यादा गैप आता था, फिर लोग आर्बिट्राजिंग करके उसमें प्रॉफिट कमाते थे। बाद में इस इनएफिशिएंसी के बारे में जब सबको पता चलने लगा तो सब लोग उस चीज का फायदा उठाने लगे और उसके बाद मार्केट से वो इनएफिशिएंसी चली गई और इसी वजह से रिनाइजेंस टेक्नोलॉजी इस चीज पर बहुत फोकस करती है कि उनकी ये स्ट्रैटेजी बाहर ना जाए। वो 30 पेज का नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट अपने एम्प्लॉयज के साथ साइन करते हैं ताकि वो ये स्ट्रैटेजी कहीं बाहर लीक ना कर दे। एक बार ऐसे ही हुआ था कि रशिया के 2 साइंटिस्ट ने उन्हें ज्वाइन किया लेकिन बाद में उन साइंटिस्ट ने रेनेसांस टेक्नोलॉजी छोड़ दी और एक नया हेज फंड ज्वाइन किया। कंपनी ने फिर उन पर लॉसूट फाइल किया, साथ ही उस हेज फंड को भी स्यू किया क्योंकि इस फंड को पता है कि अगर मार्केट की इनएफिशिएंसी सबको पता चल गई तो हम उस चीज से फायदा नहीं ले पाएंगे और हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। जहां तक हम मिस्टर वॉरेन बफेट और बाकी इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो वो कंपनी की ग्रोथ से प्रॉफिट कमाते हैं, ना कि मार्केट की इनएफिशिएंसी से। 1.5% से ज्यादा का लॉस इस फंड को कभी नहीं हुआ। कंपनी ने लगातार बहुत ही कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है कि कंपनी प्योरली साइंटिफिक बेसिस पर अपनी डिसीजंस लेती है। उसमें कोई भी ह्यूमन रोल अप्लाई नहीं होता है, कोई भी ह्यूमन की डिसीजन इसमें नहीं मानी जाती है। कंप्यूटर्स में डेटा पर मैथमेटिकल मॉडल्स अप्लाई करने के बाद जो कुछ सिग्नल मिलेंगे उन्हें डायरेक्टली फॉलो किया जाता है। फिर मार्केट कितना ही अप क्यों ना हो, कितना भी डाउन क्यों ना हो, उन चीजों पर फोकस नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये फंड इमोशंस, स्टोरीज और बाकी चीजों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं और सिंपली अपने प्योरली मैथमेटिकल मॉडल को फॉलो करते हैं। अपने इस फंड के सक्सेस के चलते इस फंड ने अब तक $100 बिलियन यानी 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है ना अमेजिंग। और जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितनी तेजी से बढ़ा है, साथ ही मिस्टर जिम साइमंस की नेटवर्थ भी कितनी तेजी से बढ़ी है और इसी सक्सेस के चलते वो बन गए हैं दुनिया के 21st रिचेस्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि अगर जिम साइमंस ने 66% के रिटर्न्स दिए हैं और वॉरेन बफेट ने 21% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन फिर भी जिम साइमंस वॉरेन बफेट से रिच क्यों नहीं है? चलो उसे भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के वीडियो के प्रायोजक FNO के बारे में, जिसके जरिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, साथ ही करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में सिंपली आपको अपना रिस्क सेट करना है और उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन चुना जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस भी सिलेक्ट किया जाएगा। बहुत सारे बिगिनर्स को इन सारी चीजों में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स FNO प्ले एप्लीकेशन ऐप ने सॉल्व कर दिए हैं। साथ ही आप यहाँ पर सारी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस लाइव कर सकते हो, यहाँ पर प्रैक्टिस मोड पर जाकर। इसके लिए आपको कोई लॉगिन या अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं, सिंपली प्रैक्टिस मोड में जाइए और वहां पे सारी चीजें प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पर लाइव फीड पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही मार्केट खत्म होने के बाद भी जो मार्केट फीड है वो रिप्ले की जाती है, तो मार्केट खत्म होने के बाद भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको काफी मदद करेगी। और उसके बाद सारी प्रोसेस और सारी चीजें आपको समझ में आती है और पसंद आती है तो आप सिंपली अकाउंट ओपनिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पर 0 है, तो जरूर नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके FNO एप्लीकेशन ऐप चेक कीजिए। साथ ही एक चेतावनी हम देना चाहेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और डेरिवेटिव मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की होता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू। तो ये इसलिए कि वॉरेन बफेट को जो 21% का कंपाउंडेड सालाना रिटर्न मिल रहा है वो उन्हें पिछले 60 साल से मिल रहा है। वहीं अगर हम जिम सिमंस की बात करते तो उन्हें 66% एनुअल रिटर्न पिछले 20-30 सालों से मिल रहा है। मिस्टर मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इसका कैलकुलेशन भी दिया है कि अगर पिछले 70 सालों में जिम साइमंस 66% एनुअल रिटर्न कमाते तो उनकी इन्वेस्टमेंट आज कुछ इतनी होती। तो इसे आप कैसे पढ़ पाओगे आई डोंट नो, बट आप ट्राई कर सकते हो। इस फंड के सक्सेस के चलते सिर्फ जिम साइमंस ही नहीं, कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज बिलियनियर्स बन गए हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ उन तक ही लिमिटेड नहीं है। सक्सेस का कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। कंपनी के जो एम्प्लॉयज पहले ट्रेन से कंपनी आते थे, आज हेलीकॉप्टर से आते हैं और जाते भी हैं। फिलहाल जिम साइमंस की नेटवर्थ 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अब बात करते कि हमें क्या कुछ मिस्टर जिम साइमंस से सीखने मिला है और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी से सीखने मिला है। तो पहली बात यह है कि स्ट्रेटेजी को आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो शायद ये सक्सेसफुल ना होगी। इसके पीछे रीजन है कि कंपनी इसके लिए काफी सारा डेटा खरीदती है और डेटा रिफाइनिंग पर भी काफी ज्यादा काम करती है, ताकि मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो स्लो ना हो जाए। साथ ही आपको बता दूं कि जिम साइमंस ने 1978 में इन्वेस्टमेंट शुरू की और उन्हें 12 साल लगे स्ट्रेटेजी को ढूंढते हुए।
तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको तुरंत ले से नहीं मिलेगी, काफी कुछ एनालिसिस, काफी कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। साथ ही रिस्क का भी आपको ध्यान रखना है। मेडलाइन फंड को कभी भी साल में 1.5-2% से ज्यादा का लॉस नहीं हुआ है। कंपनी ने हमेशा बहुत कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा प्रॉफिट ही कमाया है। साथ ही क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करो तो इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके बहुत ज्यादा सक्सेस मिला है, जिनमें से एक मिस्टर जिम साइमंस है और उनके कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। वही अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को सक्सेस मिली है, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इस चीज पर भी आप जरूर फोकस करें कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेटर सूट कर रही है, और इनके रिस्क फैक्टर को समझने के बाद ही आप अपनी डिसीजन लें कि क्या आपको फॉलो करना है। तो आज हम यही रुकेंगे, मिलते हैं अगले पार्ट में। आशा करता हूँ कि जिम साइमंस की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी आपको समझ में आई होगी। जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले। आपका इस स्ट्रैटेजी पर क्या विचार है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और उसके बाद कौन सा वीडियो हमें कवर करना चाहिए इसके बारे में भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और हम हर बार देखते हैं कि बहुत सारे लोग चैनल तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बिल्कुल फ्री ऑप्शन है, बहुत ही क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, बहुत ही क्वालिटी वीडियोस बनाते रहेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। बस आप सब्सक्राइब करते रहो चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखकर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करते रहो। तो आज यही रुकेंगे और बाकी वीडियोस भी आप हमारे चेक कर सकते हो। इसमें वॉरेन बफेट का वीडियो है और यहाँ पर आप देख सकते हो मिस्टर रे डालियो का वीडियो, जो भी अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। इन 2 वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ जरूर सीखने मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रुकते हैं आज यहीं पर। सी यू देन, बाय।